अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टेम्परेरी इंजेक्शन। टेम्परेरी इंजेक्शन के हवाले से स्टूडेंट्स को और आम शहरियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जब कोर्ट्स में टेम्परेरी इंजेक्शन लेने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। आज का हमारा मकसद ये है कि आप टेम्परेरी इंजेक्शन को मुकम्मल तौर पर समझ सकें और आम शहरी जो है वो जान सकें कि टेम्परेरी इंजेक्शन जो है इसको कैसे हासिल करना है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा सियाब माहौल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी आसानी के लिए मैंने आज इस टॉपिक को साथ साथ लिख भी दूंगा वाइट बोर्ड पर भी, और ये आप ताकि आप जो है अपनी नोटबुक्स पर इसको नोट कर सकें। सबसे पहले हम चलते हैं रेलिवेंट प्रोविजंस पर। रेलिवेंट प्रोविजंस जो है याद रखिएगा, आर्डर 39 CPC जो है उसका रूल 1 और रूल 2 जो है रेलिवेंट है, लेकिन साथ रूल 3, 4 और 5 आर्डर 39 में से ये भी रेलिवेंट हैं। उसके बाद वॉल्यूम 1 पार्ट L रूल 3, ये हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स में से भी जो पोर्शन है ये भी रेलिवेंट है। याद रखिएगा टम्परेरी इंजेक्शन की जो डेफिनेशन है ये पूरी CPC में आपको कहीं से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इसके डिक्शनरी मीनिंग जो ओवरऑल जो कहा गया इसके बारे में वो हम आपको बता देते हैं। टेम्परेरी इंजेक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू डू और सीज डूइंग अ स्पेसिफिक एक्शन। ये आप देख लें ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। उसके बाद हम जो है आपको ये बताएंगे कि ये इसके डिक्शनरी मीनिंग है। इसके अलावा टेम्परेरी restraining order and preliminary injunctions are equitable in nature. They can be issued by the judge early in a lawsuit, stop the defendant from continuing his or her allegedly harmful actions. अब मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ बता दूं। याद रखिएगा, अगर हम टेम्परेरी इंजेक्शन जो है विदाउट प्लेंट विदाउट लॉ सूट अगर हम फाइल करते हैं तो वो मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए टेम्परेरी इंजेक्शन जो है हमेशा ये आपने प्लेंट के साथ करना होता है। अब हम आपको बताने लगे हैं इंजेक्शन की मीनिंग कि इंजेक्शन की मीनिंग क्या है। याद रखिएगा, एन इंजेक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। ये है जी इंजेक्शन की मीनिंग। अब हम आपको बताने लगे हैं कि इंजेक्शन की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। पहली जो किस्म है, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टेम्परेरी इंजेक्शन। जो इसके अलावा टेम्परेरी इंजेक्शन के अलावा परमानेंट इंजेक्शन है या मैंडेटरी इंजेक्शन है, इनको डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लेकिन क्योंकि आज हम जो है वो टेम्परेरी इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो टेम्परेरी इंजेक्शन के हवाले से मैं ये बता दूं कि ये कब तक होता है। टेम्परेरी इंजेक्शन जो होता है या तो ये जब तक सूट जो है वो डिस्पोज नहीं हो जाता या जब तक कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं कर देती। जब कोर्ट ऑर्डर करती कि इतने अरसा के लिए होगा तो टेम्परेरी इंजेक्शन जो है उस अरसे तक होगा, उसके बाद टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास सवाल ये है कि हु मे अप्लाई एंड अगेंस्ट होम टेम्परेरी इंजेक्शन इज ग्रांटेड। याद रखिएगा, टेम्परेरी इंजेक्शन जो है ये प्लेंटिफ को भी ग्रांट किया जा सकता है और डिफेंडेंट को भी ग्रांट किया जा सकता है। याद रखिएगा, टेम्परेरी इंजेक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी टू द सूट हूँ उनके लिए होता है कि किसी स्ट्रेंजर के अगेंस्ट जो है वो, याद रखिएगा, टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब हम आपको बताने लगे हैं कि ऐसी कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिन पर टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। तो ये देखिए 5 ग्राउंड्स हैं ऐसी। व्हेन प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलियनेटेड। और दूसरी ग्राउंड है व्हेन द डिफेंडेंट और अपोजिट पार्टी थ्रेटन्स और इंटेंड टू डिस्पोज ऑफ और रिमूव प्रॉपर्टी। और थर्ड है व्हेन डिफेंडेंट dispossess the plaintiff or cause injury with regard to the disputed property. फोर्थ ग्राउंड है when defendant commit breach of peace, आगे कंट्रैक्ट साथ कर लें, where the court consider the injunction necessary for the ends of justice। ये हमारे पास ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स की वजह से याद रखिएगा जो टेम्परेरी इंजेक्शन है वो ग्रांट किया जा सकता है।
अब हम आपको बताने लगे हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट की वजह से जो टेम्परेरी इंजेक्शन है वो ग्रांट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है प्राइमा फेशी केस लाइज इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। दूसरा पॉइंट जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। और थर्ड पॉइंट जो है इरिपेरेबल लॉस लाइकली टू बी काज टू प्लेंटिफ। फोर्थ पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेंटिफ बीइंग एंटाइटल्ड टू रिलीफ क्लेम्ड। याद रखिएगा ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपने इनको याद करना है। बेसिक पहले जो 3 हैं इन पर आप इनको तो आपने मस्ट याद करना है। फोर्थ की भी क्योंकि प्रोबेबिलिटी कोड जो है वो ज़रूर देखती है जब भी आपसे कोई पूछे कि इंग्रेडिएंट कौन से हैं। और ये आपने अपने जो आपने सूट फाइल किया होता है, जो आप साथ एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें ये चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है। अगर आप एप्लीकेशन में ये नहीं लिखेंगे तो याद रखिएगा टेम्परेरी इंजेक्शन आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। जी अब हम आपको बताने लगे हैं सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस एंड पर्पस वेयर इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय कोर्ट। याद रखिएगा इसमें जो टोटल 7 पॉइंट है वो है ये है टू मेंटेन स्टेटस को, सेकंड नंबर पर टू स्टॉप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और थर्ड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स, 4 टू रेज कंस्ट्रक्शन, 5 रिकवरी ऑफ ड्यूज, 6 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, 7 अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन और रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी। ये हमारे पास ग्राउंड्स थे, ये हमारे पास जो टोटल 7 थे, ये आपने यहाँ पर नोट कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है अब हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है प्रोसीजर ऑफ इशुएंस ऑफ इंजेक्शन। याद रखिएगा जब भी प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल करेगा, प्लेंट के साथ उसने एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन ऑर्डर 39 के तहत याद रखिएगा। और उसमें उसने करना क्या है कि एप्लीकेशन जो है सपोर्टेड बाय एफिडेविट होनी चाहिए। और जो उसमें उस एप्लीकेशन के अंदर क्यों वो ग्रीव्ड है, क्यों वो इसके अंदर क्यों इंजेक्शन चाह रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करेगा। और याद रखिएगा कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ वो एप्लीकेशन दे दे ऑर्डर 39 के और साथ प्लेंट ना लगाए तो याद रखिएगा फिर टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि खाली जो एप्लीकेशन होगी वो मेंटेनेबल नहीं होगी। अब हमारे पास जो टॉपिक वो ये है एक्शन ऑफ द कोर्ट ऑन द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन। याद रखिएगा कोर्ट क्या एक्शन लेगी। कोर्ट सबसे पहले दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगी, तब कोर्ट जो है वो टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो ग्रांट करेगी। लेकिन जो रूल 3 ऑर्डर 39 का रूल 3 है उसकी जो प्रोवाइजो है उसमें ये कहा गया है, कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया है कि कोर्ट चाहे तो दूसरी पार्टी को सुने बगैर भी जो टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो ग्रांट कर सकती है। अब हम आपको बताने लगे हैं एक्सटेंशन लिमिट ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन। याद रखिएगा टेम्परेरी इंजेक्शन जो है ऑर्डर 39, ऑर्डर 39, रूल 1 और 2 के तहत अगर दूसरी पार्टी को सुने बगैर जो है वो इंजेक्शन ग्रांट किया गया है तो याद रखिएगा उसकी मुद्दत कितनी बताई गई है, वो CPC में मुद्दत जो है वो 15 डेज़ बताई गई है, अनलेस के कोर्ट जो है उसको फर्दर आगे एक्सटेंड ना कर दे। और याद रखिएगा एक यहाँ पर बात और अहम है कि जो रूल 2B है ऑर्डर 39 CPC का, वहाँ पर इंजेक्शन मेड अंडर रूल 1 और 2 आफ्टर हियरिंग द पार्टीज और आफ्टर नोटिस टू द डिफेंडेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर। ये वर्ड इस्तेमाल किए गए वहाँ पर। उस पर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट भी है, वो भी आप याद कर लें, PLD 2019 लाहौर 295 कि टेम्परेरी इंजेक्शन जो है यहाँ पर उस हवाले से बात की गई है कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। बाकी जो वो डिटेल जजमेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। इंशाल्लाह ये हम एक लेक्चर में आपसे डिस्कस भी करेंगे। अब हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं डिस्चार्ज सेट असाइड एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन। ऑर्डर 39 रूल 4 लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज सेट असाइड और वेरिड बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर। ये मैंने आपके सामने के लिए लिख लिया है।
ये देख लें आप, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। ये आर्डर 39 रूल 4 है। याद रखिएगा, ये हेडिंग हमारी है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन पास्ड बाय कोर्ट। जितनी भी पार्टीज होंगी, अगर कोर्ट ने जो है टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया है तो तमाम की तमाम पार्टीज जो है ये इस बात की पाबंद हैं कि वो कोर्ट को ऑर्डर को फॉलो करेंगी और वायलेशन नहीं करेंगी। इसके बाद एक मैं आपको और अहम चीज़ बता दूं, अगर कोई पार्टी जो है वो कोर्ट ने जो टेम्परेरी इंजंक्शन उसको ग्रांट किया है उसकी वायलेशन करती है तो ऑर्डर 39 रूल 2 उसका आगे सब रूल 3 जो है वहाँ पर कहा गया है कि कोर्ट जो है डिसओबीडियंस प्रूव होने पर जो शख्स ब्रीच करता है कोर्ट के आर्डर की तो कोर्ट उसको सज़ा दे सकती है और सज़ा जो है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपसे टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और जो लेक्चर आप चाहते हो उस हवाले से भी हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।